एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 40 के 40 के सोचने की शक्ति अलग, सोचने की क्षमता अलग, समझने की क्षमता अलग, सोचने की रफ्तार अलग और समझने की रफ्तार अलग। यानी इन 40 के 40 दिमाग अपने आप में बिल्कुल यूनिक हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। इनका आपस में कोई भी मेल, आपस में कोई भी सिमिलैरिटी, समानता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में क्रिएटिव है। 40 के 40 अलग अलग दिमाग के बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, यानी वहाँ पे 40 दिमाग बैठे हुए हैं। समस्या हमारे स्कूली सिस्टम में ये है कि हम जब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, सिखाने का, सिलेबस कराने का काम करते हैं, जब हम बच्चों को समझाने का काम करते हैं, तो क्या हम इन 40 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम 40 के 40 बच्चों को अलग अलग समझ का, अलग अलग बुद्धि का, अलग अलग विवेक का जान करके पढ़ाते हैं, समझाते हैं, या फिर सबको एक जैसा मान लेते हैं? तो आप पाएंगे कि हम 40 को 40 ना मानकर बल्कि एक मान लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या गलती है? हमने 40 को 40 नहीं माना बल्कि एक मान लिया, जबकि ये सच्चाई नहीं है, जबकि ये प्रकृति के विरुद्ध काम हो गया। जब 40 हैं और 40 अलग अलग हैं, या तो इस बात से इनकार कर दीजिए कि 40 अलग अलग नहीं है, 40 एक जैसे हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि प्रकृति ने 40 के 40 को अलग अलग बनाया है, 40 के 40 में अलग अलग गुण दिए हैं, तो आप उनको एक जैसा समझा कैसे सकते हैं? एक जैसा सिलेबस कैसे पढ़ा सकते हैं उनको? एक जैसी रफ्तार में एक जैसा काम कैसे करा सकते हैं उनको? आप पाएंगे कि जो भी टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं, जो भी नोट्स लिखवाते हैं, जो भी चैप्टर वो एक्सप्लेन करते हैं, ये तीनों काम जब भी वो करते हैं तो वो एक जैसा करते हैं। सारे बच्चे बोर्ड से क्वेश्चन आंसर उतारेंगे, सारे बच्चे नोट्स लिखेंगे, टीचर जो भी एक्सप्लेन करेंगे, टीचर जो भी एक्सप्लेन करने वाले, जो भी उस चैप्टर के बारे में बताने वाले, वो एक जैसा बताएंगे। और उन 40 में हो सकता है कुछ को समझ आ जाएगा और कुछ को समझ नहीं आएगा। अब ये जो रह गए, जिनको नहीं आया, उनके लिए क्या प्रावधान है? हम उनके लिए ऐसा क्या करते हैं कि इनको भी समझ में आ जाए? या तो इन जो रह गए इनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमें 40 के 40 बच्चे समय दे रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इन 40 की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वो समय नहीं भी दे रहे हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं भी है, तो उनकी इच्छा जागृति करना और फिर उन्हें समझाना, उनकी समझ के स्तर को बढ़ाना हमारा काम है। तो यानी हमारी जिम्मेदारी 40 की है, लेकिन क्या हम इस 40 की जिम्मेदारी पूरी निभा पाते हैं? क्या हम 40 के 40 बच्चों पर, हर बच्चे पर व्यक्तिगत तौर पर काम कर पाते हैं और हर बच्चे का व्यक्तिगत विकास कर पाते हैं? तो आप पाएंगे ऐसा होता ही नहीं है। स्कूली सिस्टम एक ढर्रा ऐसा है, एक रवैया ऐसा है, जहाँ पर टीचर ने आना है, एक्सप्लेन कर देना है, नोट्स और क्वेश्चन आंसर लिखा देना है, बच्चे वो नोट्स और क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे और फिर बाद में जाकर उसे लर्न करेंगे, यानी याद करेंगे। अब याद करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे और बार बार रिवाइज करते करते, याद करते करते एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम आएंगे, उनमें लिख देंगे, नंबर आ जाएंगे, फिर अगली क्लास में चले जाएंगे। यही रवैया, यही ढर्रा वो लगातार हर बार, हर क्लास में, हर साल फॉलो करते रहते हैं और टीचर हर बार इसी ढर्रे पर चलते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने 40 को एक जैसा मान लिया, उन्होंने 40 को 40 नहीं आंका। हम 40 को जब एक जैसा मान रहे हैं, जब हम 40 को भीड़ मान रहे हैं और उनको एकत्रित एक रूप में मान ले रहे हैं, तो हम प्रकृति के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हम प्रकृति के इस नियम को डिनाई कर रहे हैं कि 40 अलग अलग है, क्योंकि अगर हमारे लिए वो अलग अलग होते तो हम सबको समझाते भी अलग अलग। तो हर बच्चे के नोट्स भी कैसे होते? अलग अलग। हर बच्चे के क्वेश्चन आंसर भी कैसे होते? अलग अलग। अब ये बड़ी नई बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि सब अलग अलग करेंगे। सब अलग अलग कैसे कर सकते हैं? एक टीचर सबको अलग अलग कैसे पढ़ाए? एक टीचर 40 के 40 को कैसे देखे? अगर हम समझें इस बात को गहराई से कि टीचर की जिम्मेदारी इन 40 की है, कुछ की नहीं। अगर हम इस बात को समझें कि 40 में से 5 बच्चे, 7 बच्चे तो बहुत अच्छा कर दे रहे हैं, बिल्कुल ए कैटेगरी वाले हैं, 10 बच्चे जो हैं बी कैटेगरी के हैं, 10 बच्चे सी कैटेगरी के हैं, बाकी बच्चे वे बिल्कुल डी कैटेगरी वाले हैं। तो ये जो ए कैटेगरी है, ये जो बी कैटेगरी है, इसमें टीचर का कितना परसेंट रोल है और बच्चों का कितना परसेंट है, अगर इसको हम समझ जाएंगे तो हमारी ये जो बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। क्या समस्या है? टीचर अक्सर दिखाते हैं कि मेरी क्लास के 5-7 बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा करके लेकर आए। एक स्कूल है, उसमें 10 बच्चे, देखिए मेरे 10 टॉपर बच्चे, इन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम हासिल कर लिया। ये 10 बच्चे इन्होंने फलानी जगह पर सिलेक्शन ले लिया। ये 15 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे इन्होंने फलानी जगह पर कर ले लिया। तो वो 10 में से 40 में से सिर्फ 5-7 की तो बात कर रहे हैं, बाकी बच्चों की बात कौन करेगा? बाकी बच्चों की भी तो जिम्मेदारी इनकी थी। उन बाकी बच्चों की बात क्यों नहीं करते? उन बाकी बच्चों को जो वो नहीं कर पाए, जो उनके अंदर वो सक्षमता नहीं आ पाई, उस सक्षमता के न आने का कारण भी तो वही है, न आने का जिम्मेदार भी तो वही है। वो सारे स्कूल, वो सारे टीचर हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करते। यानी अपनी कमी पर बात ना करके हम सिर्फ अपनी बढ़ाई दिखाना चाहते हैं, हम सिर्फ जो हमने अच्छा किया उस पर काम करना चाहते हैं। जब तक हम अपनी कमियों पर स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी कमी को सामने नहीं करेंगे, तब तक उसमें सुधार भी नहीं हो सकता। कमी में अगर सुधार करना है तो सबसे पहले उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बिना स्वीकारे सुधार संभव नहीं है। सुधार होने की पहली शर्त है स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना है? कि ना तो ये हमारी वजह से है, क्योंकि अगर वो 5-7 हमारी वजह से होते तो हम बाकियों को भी इन 5-7 के जैसा कर पाते। तो सबसे पहली चीज हमें स्वीकारनी होगी, ये 5-7 हमने नहीं बनाए हैं,
ये हमारी वजह से नहीं है, हमारा बहुत थोड़ा सा रोल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इनका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनका यहाँ तक पहुँचने का, वो ये स्वयं है। ऐसे ही इनका ये पहुँचने का हिस्सा ये स्वयं है, इनका ये है। इनको यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर ये बी ही रह जाते हैं, अगर ये सी ही रह जाते हैं, ये डी ही रह जाते हैं, तो इसमें दोष हमारा है, इसमें गलती हमारी है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम उन्हें इतना सक्षम नहीं बना पाए, हम उन्हें इतना काबिल नहीं बना पाए कि ये अपनी प्रोग्रेस कर सकें, ये ऊपर आ सकें। सबसे पहली चीज़। इसके बाद हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि हम उन 40 बच्चों को 40 नहीं आंकेंगे, बल्कि अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, हर बच्चे के ऊपर व्यक्तिगत तौर से काम करेंगे। अब इसके लिए टीचर ये कह सकते हैं कि मेरे पास 40 मिनट का पीरियड है, 1 घंटे का पीरियड है, मैं 40 बच्चों को कैसे देखूँ, मैं 40 बच्चों को कैसे कराऊँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये तय करना है कि आपको टाइम को वैल्यू देनी है या माइंड को। आपके लिए महत्वपूर्ण वो 1 घंटा 40 मिनट, आधा दिन, 2 पीरियड है या बच्चे हैं। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण बच्चे हैं तो आप ये पीरियड सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे, आप उसमें टाइम नहीं देखेंगे, उसमें आपको भले कितना ही समय लग जाए। स्कूल में ये जो पीरियड सिस्टम है, ये जो 40 मिनट 1 घंटे की जो बंदिश है, ये एक सबसे बड़ा बंधन है बच्चों के व्यक्तिगत विकास को रोकने का। बच्चों का व्यक्तिगत विकास इसीलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि टीचर्स के पास पर्याप्त समय नहीं है उन काम को करने का। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैसला हमें लेना है, जो हमें समझना है, वो ये कि आज से, अभी से ये जो 40 मिनट का पीरियड है, ये जो 1 घंटे का पीरियड है, ये नहीं होना चाहिए। किसी तरह का कोई पीरियड होना ही नहीं चाहिए। हम सिलेबस को, सब्जेक्ट को, विषयों को, ज्ञान को किसी भी खंड में ना बांटें, बल्कि इसे अखंड रहने दें। अखंड से मतलब दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट चलाएं, सिर्फ 2 ही पीरियड चलाएं, एक लंच के पहले, एक लंच के बाद। यानी पूरे दिन भर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे, एक लंच के पहले होगा, एक लंच के बाद होगा। यहाँ पर समय पूरा मिलेगा, पर्याप्त मिलेगा, और समय मिलेगा पर्याप्त इन 40 को देखने के लिए। फिर वहाँ पर आपके पास ये बहाना नहीं रह जाएगा, आपके पास फिर ये दिक्कत नहीं रह जाएगी कि मैं 40 के 40 को कैसे देखूँ। तो सबसे पहला, सबसे अहम बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव आपको ये करना है कि आप जो ये पीरियड चल रहे हैं, किसी के 6 पीरियड चल रहे हैं, किसी के 8 पीरियड चल रहे हैं, इससे आपको मुक्ति पानी है। ये नहीं होना है। होना क्या है? सिर्फ 2 पीरियड। हो सके तो 2 भी ना हो, सिर्फ 1 ही हो। पूरे दिन भर सिर्फ 1 सब्जेक्ट चलाइए, 1 सब्जेक्ट चलाइए, एक टीचर एक क्लास में रहे और पूरा दिन वो इन 40 के 40 बच्चों को देखे और हर बच्चे पर व्यक्तिगत तौर पर काम करें। जो बच्चे ये 5-7 ए कैटेगरी वाले हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें ध्यान किन पर देना है? डी पर, सी पर और बी पर। सबसे ज़्यादा समय किस पर देना है? हमें डी पर, उसके बाद सी पर, उसके बाद बी पर। जबकि हम करते क्या है, हम सबसे ज़्यादा समय अपना किसको दे देते हैं? ए को दे देते हैं। अब ए को देने से क्या होता है? ये तो और आगे बढ़ता चला जाता है, ये बेचारा पीछे का पीछे रह जाता है। तो ये नहीं करना है, इनको समय देना है, इन पर ध्यान देना है, इनके ऊपर काम करना है, डी के ऊपर काम करना है। अगर आपने डी को सी पे पहुंचा दिया तो ये सी वाले बी पे पहुंचेंगे, बी वाले ए पर पहुंच ही जाएंगे। ये सीरीज उल्टी चलेगी, आपको ए पर ध्यान नहीं देना बल्कि डी पर ध्यान देना। आपका ज़्यादातर समय, आपका ज़्यादातर ऊर्जा, आपका ज़्यादातर काम इन डी के लिए होना चाहिए। आपकी ज़्यादातर सोच, आपकी जो ज़्यादातर प्लानिंग है वो इन डी के लिए होनी चाहिए। अगर आप इस काम को करने में सक्षम हो जाते हैं, अगर टीचर्स डी पे फोकस कर लेते हैं, तो ये बाकी जो हायरार्की है इसमें अपने आप इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा।